Assalamualaikum. This is Jew Politics with Anila Shehzad. President elect अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, जैसे आपको पता है कि यूएस के अंदर जो भी आदमी बरसर इक़्तिदार आता है उसको सिंबॉलिकली दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा जाता है। और बहुत कुछ जब भी नई गवर्नमेंट्स आती हैं सारे तमाम ममालिक में ही जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये समझा आता है कि जो डीप स्टेट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनको नहीं छेड़ा जाता, लेकिन मोटी मतलब पॉलिसीज़ जो हैं उनमें चेंजेस लाए जाते हैं। मगर अब जो ट्रम्प की इलेक्शन हो गया है, वो जीत गया है, चंद दिनों में उसने कुर्सी सदारत पे बैठ भी जाना है। तो उसके अपने कुर्सी पे बैठने से पहले ही जो उसने बड़े-बड़े बयानात दे दिए हैं पनामा के बारे में, कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, ये सब जो है बहुत ही इनको तशवीश से देखा जा रहा है, क्योंकि ये सब कंट्रीज़ जो है ना यूएस की एलाई कंट्रीज़ हैं। और जो एलाई कंट्रीज़ होती हैं ना वही एक्चुअली आपकी ताकत होती हैं। कोई सुपर पावर होने का मकसद ये नहीं होता कि आप जो है ना सबको ही छड़ी से आप सीधा रखोगे, बल्कि सुपर पावर अगर दुनिया में आपने बनना है तो उसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही के दोस्त और आप ही के एलाइज़ मौजूद हैं जो कि खुशदिली से आपके साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सख्ती से और जंग करके किसी को अपने साथ चलाना चाहो ज़बरदस्ती करके, तो उस कौम में या उस कंट्री की तरफ से आपको हमेशा एक मुज़ाहिमत का सामना पड़ता है। और अगर वो आपके साथ आपकी बातें मानने के लिए तैयार भी हैं, तभी वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि वो एक शॉर्ट टर्म बात होती है जिसके पीछे जो है एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है जो कि किसी भी वक्त आपके खिलाफ एक्ट कर सकती है। सो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं इनके बारे में एक और बात भी ये थी कि जब लास्ट टाइम ये बरसरे इक़्तिदार आए थे तो इन्होंने इनकी एक ही यानी एक मोटो था कि अमेरिका फर्स्ट। ये हर बात में कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, और इसी बात को करते-करते इन्होंने चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर कर दी, ईरान के ऊपर सैंक्शंस बेइंतहा कर दिए, और इवन यूरोप में उनके जो दोस्त ममालिक हैं उनके खिलाफ भी टैरिफ्स और सैंक्शंस जो है ना वो बढ़ा दिए, कनाडा के खिलाफ बढ़ा दिए। तो ऐसा लगता था कि उनको सिर्फ अगर कंसर्न है ना तो यूएस के अंदरूनी मामलात से कंसर्न है, और यूएस की जो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए वो अपने दुश्मनों और दोस्तों को सब बराबर तरीके से जो है ना उनके साथ सख्ती करेंगे, और जो है किसी को भी यूएस की पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, और हर जगह से वो अपने मुल्क के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जबकि ये दोबारा इलेक्ट हो गए हैं तो फिर ये एसोसिएटेड प्रेस जो है ये इसने बड़ा अच्छा कहा है कि जो अमेरिका फर्स्ट कैंडिडेट था ट्रम्प, उसका एक नया प्रीऑक्यूपेशन नज़र आ रही है, और वो है इंपीरियलिज़्म। यानी अब की दफ़ा जब कुर्सी पे बैठने से पहले ही जो वो बातें कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को भी यूएस का हिस्सा बना लेते हैं, कनाडा को भी यूएस का हिस्सा बना लेते हैं, गल्फ ऑफ जो मेक्सिको है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बना लेते हैं, पनामा को अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो ये तो इंपीरियलिज्म है और एक्सपेंशनिज्म की बात हो रही है कि हम इन सब मुल्कों को और इन सब जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, इनको जबरदस्ती या किसी भी तरीके से इकोनॉमिक तरीके से इनको कॉर्नर करके, या अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्स यूज करके इनको अपना हिस्सा बना लें, दैट मीन्स ऑक्यूपाई कर लें इनको। अगर वो एक मुल्क है कनाडा जो खुशी से आपके साथ शामिल नहीं होना चाह रहा, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल की पॉपुलेशन है और उनकी अपनी इकोनॉमी है, उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ है, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो कौम जो है आपके जेरे दस्त आने के लिए तैयार हो जाए और आपका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए। बहरहाल ये अब जो ट्रंप की नई सोच और नई कैंपेन और बहुत ही खतरनाक किस्म की इसकी ये जो इंपीरियलिज्म है, इसका शिकार सबसे पहले उसके अपने दोस्त ममालिक जो उसके एलाइज हैं, यूरोप है और कनाडा है जो उसके करीब तरीन है, जिनकी वजह से वो सुपर पावर बनता है, वो उन्हीं को ये थ्रेट्स दे रहा है, और वही लोग जो है ना तशवीश का इस वक्त सबसे ज्यादा लायक है। आज के इस वीडियो में हम ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड की क्या सिचुएशन है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, और क्यों ट्रम्प जो है वो बज़ेद है इस बात पे कि ग्रीनलैंड को हमने हर सूरत में जो है ना अपने साथ मिला लेना है, चाहे उसको खरीद लें, चाहे उसको मिलिट्री फोर्स के साथ ही ऐसा करें, या जिस तरीके से भी बन पड़े हमने ये करना ही करना है। सो कुछ न्यूज़पेपर्स को भी देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, एन अमेरिकन परचेज ऑफ ग्रीनलैंड कुड बी द डील ऑफ द सेंचुरी, यानी बहुत बड़ी ये डील हो जाएगी अगर यूएस के कब्जे में आ जाता है ग्रीनलैंड और उसको परचेज कर लेता है। अब ये भी बातें कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ इतने पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर हम क्यों ना खरीद ही लें ये सारा खित्ता है अर्ज। ये मैं आपको गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ कि ग्रीनलैंड ये बिल्कुल बर्फपोश खित्ता है जिसमें हमेशा तो सारा साल ही बर्फ रहती है, चंद ही एक आध महीना ऐसा महीना साल में आता है जिसमें यहाँ पे बर्फ कम होती है, और
और इसके जो बाउंड्रीज़ के इलाके हैं बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर ये इलाके खुल जाते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और पॉपुलेशन भी इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आर्कटिक का एक लिटोरल स्टेट है और आर्कटिक ओशन जो है इसके बारे में आपको पता है कि ये एक ऐसा बर्फानी इलाका है, नॉर्थ पोल है ये, जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है और चंद साल पहले या आप समझ लें 1 या 2 दहाइयों पहले से जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है उसकी वजह से बर्फ जो है वो आइस जो है वो मेल्ट होना, उसकी जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से ये हुआ है कि साल के ज़्यादा महीने जो है ना ये बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है और रास्ते खुल जाते हैं और यहाँ पर आना और ट्रेड करना और शिप्स का गुज़रना जो है वो मुमकिन हो जाता है। तो जब से ये फिनोमेना सामने आए हैं कि आइस मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तब से क्या हुआ है कि चाइना जो है उसने अपनी फौरी तौर पे ट्रेड का जो रूट है ना वो यहाँ पे बना लिया है और चाइना से जो ट्रेड आती थी और यूरोप के ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में की तरफ जाती थी या यूरोप में, उसके लिए ये बहुत ही छोटा मुख्तसर सा रास्ता बन गया जो कि उसके लिए खुल गया। उसके अलावा आर्कटिक जो ओशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीमती मिनरल्स भी मौजूद हैं और उसके अंदर बहुत सारा ऑयल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। इसलिए समझा जाता है कि ये जो आर्कटिक है ये एक नया नेस्कल रीजन है जो कि डेवलपमेंट के लिए भी खुल रहा है, जो कि ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए भी खुल रहा है और ये एक नया मतलब एक ज़ोन बन जाएगा जहाँ पे वर्ल्ड के जो पावर्स हैं ना वो कम्पीट करें एक-दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस के लिए और स्पेस के लिए और इन मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे आर्कटिक की जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनमें एक तो ये ग्रीनलैंड है, उसके बाद ये बहुत तवील जो कोस्ट लाइन बनती है ये कनाडा की है, फिर उसके बाद ये अलास्का है जो कि यूएस का ही एक प्रोविंस है और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो लंबी कोस्ट लाइन है ये आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी रशिया की है और उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक आइसलैंड एक छोटा-सा मुल्क है और ग्रीनलैंड ये एक बहुत बड़ा खित्ता है। तो जब से ये रास्ते खुलने शुरू हुए हैं और बर्फ यहाँ पे मेल्ट होनी शुरू हुई है, तो रशिया ने भी चाइना के लिए रास्ते हमवार किए हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। उन्होंने अपनी कोस्ट लाइन पर उनको पोर्ट्स बनाने की और अपने साइंटिफिक लैब्स बनाने, रिसर्च लैब्स बनाने की इजाज़त दे दी है कि आप आके यहाँ पे बैठो और अंदर जाकर देखो कि कौन-सा मिनरल कहाँ पर है, कहाँ पे से हमें गैस की ड्रिलिंग करनी होगी और ये सारा कुछ। और आर्कटिक ओशन का मज़ीद भी मैंने डिटेल जो है वो आपको लाइक एक और वीडियो में भी इसकी बताई है। तो बहरहाल अगर ये सब इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है तो इसलिए यूएस को लग रहा है कि अब ऑल्दो कि अलास्का में वो पहले ही मौजूद है, लेकिन उसको लग रहा है कि ग्रीनलैंड भी पूरा का पूरा जो खित्ता है, इसको मैं हासिल ही कर लेता हूँ क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर बज़ाते खुद भी बहुत सारे मिनरल वेल्थ होंगे। हर ज़मीनी खित्ते के अंदर आपको पता है कोई ना कोई यूनिक मिनरल वेल्थ्स होती हैं, तो वो सब भी शायद एक्सप्लोर भी कर ली गई होंगी क्योंकि यूएस के कुछ लैब्स और कैंप्स पहले से यहाँ इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं। शायद उन्होंने बताया होगा कि ग्रीनलैंड के अंदर कितनी मिनरल वेल्थ मौजूद है, जो कि यूएस के काम आ सकती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है, तो फिर दुनिया किस तरह से रिएक्ट कर रही है, दुनिया कैसे सोच रही है कि हाँ, यूएस को कुछ भी ना कहें और उनको आने दें और जैसे उनका दिल चाहता है वो कर लेते हैं। रशिया ने कहा है कि हम क्लोज़ली वॉच करें कि ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड के जो क्लेम है उसके ऊपर क्या आगे करता है। बिकॉज़ अगर यूएस जो है इस चीज़ को एक ओपन कर दे कि जिसका जब दिल चाहेगा, ऑल्दो कि 21st सेंचुरी है, डेमोक्रेसी का बोलबाला है, हर स्टेट की इंडिपेंडेंस, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी सॉवरेनिटी को तस्लीम किया जाता है। इस सारे नए दौर के अंदर अगर ट्रम्प ये एक नया चीज़ खोल देता है कि जिस मुल्क का दिल चाहता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के एक और मुल्क को खरीद लेता है और उस खित्ते को अपने अंदर शामिल कर लेता है, तो फिर ये तो एक रास्ता खुल जाएगा। तो फिर इस तरह तो कल को रशिया भी कहेगा कि मैं भी एक खित्ता जो सामने का है, ये यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे आइसलैंड है, चलो मैं इसको खरीद लेता हूँ, इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके। सो ये काम जो है ना, या किसी और दुनिया के खित्ते में अगर इस तरह का काम शुरू हो जाता है तो ये अच्छा प्रेसिडेंस तो नहीं है। ये तो मज़ीद जंगों का या आप समझ लो कि एक नया सिलसिला शुरू करने वाली बात है। बहरहाल ये मैं कुछ न्यूज़ आपसे और भी शेयर करती हूँ। रॉयटर्स ने क्या कहा है कि डेनमार्क का जो किंग है, उसने ये बात कही है कि क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना वो एक्चुअली इस वक़्त डेनमार्क की एक प्रॉपर्टी और कॉलोनी है। लाइक कॉलोनाइज़ेशन का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है अभी तक ब्रिटेन जो क्राउन है, वो उन्होंने अपने बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारी दूर-दराज़ इलाकों को अपनी किंगडम के अंदर ज़म किया हुआ है और उनको यानी कि वो टोटली आज़ाद उनको नहीं किया। इसी तरह डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड को आज़ाद टोटली नहीं किया, ऑल्दो कि नया दौर आ गया है और वहाँ पे उधर एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी काम करता
दिखता है, सब कुछ है, लेकिन एक सिंबॉलिकली आप कह लो या आप कुछ लिहाज से कह लो कि वो डेनमार्क के सबॉर्डिनेट है ये कंट्री। और इसी जो ट्रम्प की ये जो बातें हैं नई, उनके बाद ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो डेनमार्क आया है और उसने किंग से ये बात कही है कि अब हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए। ग्रीनलैंड पीएम एडी मीट्स किंग फ्रेडरिक, ठीक है? ये किंग फ्रेडरिक डेनमार्क के किंग हैं और इनके साथ पीएम एडी जो है वो मिलने आया है जो ग्रीनलैंड का पीएम है, और उसने कहा है कि हमें आज़ादी अब मिल जानी चाहिए, हमें सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाना चाहिए और ताकि हम अपने फैसले जो है खुद कर सकें। तो फ्रेडरिक ने ये कहा है कि ठीक है, ये पॉसिबल है, तुम बैठो हमारे साथ बात करो, हम मामलात को तय करते हैं, ग्रीनलैंड को हम आज़ाद कर देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल बरीदुल क़यास है और ये मुमकिन नहीं है कि ग्रीनलैंड जो है ना वो यूएस का हिस्सा बन जाएगा। इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं है। तो दैट मीन्स डेनमार्क भी रेज़िस्ट करेगा इस बात को कि पहले उसको श्योरिटी मिले कि यूएस इसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करने वाला, तभी वो ग्रीनलैंड को आज़ाद करेगा। और ट्रम्प की ये बात कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है कि मैं फ़ोर्स इस्तेमाल करने से भी बाज़ नहीं आऊँगा। अगर मुझे ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा बनाने के लिए फ़ोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े या कोई और इकोनॉमिक तरीकों से उसको मुझे कॉर्नर करना पड़े, हर तरीके से मैं इंश्योर करूँगा कि ग्रीनलैंड जो है ना वो यूएस का हिस्सा बन जाए। गोया कि वो ऑक्यूपाई ही कर लेगा ना, यही बात है ना कि नेटो की फ़ोर्सेस जैसे अफ़गानिस्तान में ऑक्यूपाई कर गईं, फिर इराक में कर गईं, फिर और मुल्कों में करती हैं। तो वही सब कुछ ट्रम्प जो है अब ग्रीनलैंड में करेगा। एक ओपन खित्ता है, एक आपको मैं रिमाइंड करा दूँ कि आर्कटिक या नॉर्थ पोल जो है ना, ये दुनिया का यानी बिल्कुल एक ऐसा खित्ता है जो कि नो मैन लैंड कहलाता है, नो गो टाइप का लैंड है और बड़ा पीसफुल, जहाँ पे किसी का भी आना-जाना नहीं, किसी का सरोकार नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो साल में 8 महीने या 10 महीने बर्फ रहती थी। तो लिहाज़ा इसको बिल्कुल एक यानी आप कहते हैं ना कि नेस्कंट और बहुत दूर-दराज़ इलाका समझा जाता था। लेकिन अब ये क्लाइमेट चेंज की वज़ह से आप देख रहे हो कि ये महवर बन गया है तमाम आलमी ताकतों का, और हर एक आलमी ताकत जो है ना वो कोशिश करेगी कि कैसे मैं अपना हिस्सा निकालूँ इस आर्कटिक ओशन की ज़मीन से। और इसी सिलसिले में आपको मैंने बताया था कि ट्रम्प का जो बेटा है, ट्रम्प जूनियर, उसने भी ग्रीनलैंड का दौरा भी कर लिया है, वहाँ पे चला गया है, वहाँ के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से उसने मुलाकात की है और बिल्कुल वो ये इमेज देने की उसने कोशिश की कि जल्द ही ग्रीनलैंड जो है ना वो यूएस के अंदर शामिल हो जाएगा। बहरहाल यूरोप के जो लोग हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिकॉज़ ग्रीनलैंड अगर डेनमार्क का हिस्सा है तो फिर ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है, और यूरोप जो है वो यूरोपियन यूनियन स्पेशली बिल्कुल इस बात के लिए रेडी नहीं है कि यूरोप के टुकड़े करके बाँट दिए जाएँ। जबकि वो यूक्रेन में इतनी बड़ी वॉर कर रहे हैं कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करना है। तो अब वो किस तरह से इस बात को देख रहे हैं कि यूरोप के जो पहले से हिस्से थे वही टूट-टूट के दूसरे कॉन्टिनेंट्स में शामिल हो जाएँ। तो ये चीज़ फ्रांस ने भी कही है और यही चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जर्मनी ने भी कही है। फ्रांस का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने बोला है कि यूरोप वुड नॉट लेट other nations attack its sovereign boundary, and although he did not believe कि यूएस would invade, कि वो उसने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि यूएस, ट्रम्प कह रहा है लेकिन वो इन्वेड करने के लिए आ जाएगा अपनी फौजों के साथ, लेकिन यूरोप जो है ना वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि सॉवरेन बाउंड्रीज जो उसके कंट्रीज की हैं वो उनको वायलेट किया जाए। यही बात शोल्स ने भी कही है। उसने कहा है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के बारे में जो ट्रम्प के कमेंट्स हैं वो बड़ा सरप्राइज उसको हो रहा है उनको सुन के, और यूरोप के जो है पार्टनर्स वो उसके बॉर्डर्स को जो है ना वायलेट नहीं करेंगे, उसको पूरी उम्मीद है। सो ये चीज़ें चल रही हैं। एक और जगह से देखते हैं, ब्लिंकन ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड को ग्रैब करने की बात की है, दबोच लेने की जो बात की है, वो होगी नहीं, वो बेकार बात है, उसकी ड्रीम है, उसकी ख़्याल है, ख़ामख़्याली है, ये होगा नहीं। अच्छा, अब ये वॉर ऑन रॉक्स जो है, एक जर्नल है यूएस बेस्ड, इन्होंने ये कहा है कि भई ग्रीनलैंड को अगर हम एसोसिएट कर लेते हैं यूएस के साथ एक फ्री एसोसिएशन के अंदर, तो ये कोई अच्छी डील नहीं है बल्कि एक बैड डील साबित होगी। उसने कहा कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यूएस अगर ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लेता है तो फिर वो वहाँ पर वो अपना लाइक मिलिट्री बेस यहाँ पे बिठा देगा। फिर यहाँ पर चाइना और रशिया जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे सबको वो जेपरडाइज़ करने की कोशिश करेगा। फिर जितनी भी यहाँ पे मिनरल वेल्थ है उसमें वो भी अपना हिस्सा माँगेगा। फिर आगे बढ़-बढ़ के एक्सप्लोरेशन वो भी करेगा, ड्रिलिंग वो भी करेगा, और फिर वो लाइक इस पूरे नए ज़ोन को एक तरह से एक नया कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन भी बना लेगा। क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं होगा फिर तो आराम से रशिया और चाइना अपने काम करते रहेंगे, लेकिन अगर यूएस यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन बन सकता है, आने वाली दिहाइयों में एक नया कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन।
लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये सब कुछ कर तो लोगे, लेकिन यूएस ट्रेज़री के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ग्रीनलैंड के खित्ते को यूएस का हिस्सा बना लेते हो, तो उसके तमाम जो लोग हैं, वो उनको आप अमेरिकन सिटिज़नशिप दोगे, नेशनैलिटी दोगे, फिर उनको भी वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम एमेनिटीज़ देनी पड़ेगी, जो यूएस के सिटिज़न्स को मिलती हैं। फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर और वही स्टैंडर्ड जो है ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स और वो इंस्टीट्यूशंस वो आपको वहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको इतनी मुश्किल जगह पर जो ऑल्दो कि अब खुलना शुरू हो गई लेकिन फिर भी साल में 6-8 महीने अभी भी यहाँ पर ट्रैवल करना, इधर पहुँचना और इधर रहना कोई आसान नहीं है। बर्फ के अंदर आपको हीटिंग के ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप पूरी मिलिट्री को यहाँ पे लाकर अपनी खड़ा करते हो तो फिर उसको फैसिलिटेट करने के लिए जितने कैंप्स बनाने पड़ेंगे, जितनी उसको हीटिंग देनी पड़ेगी, फिर खाना लाके इनके लिए देना पड़ेगा। हर फैसिलिटी जो अमेरिकन फौजी जिन फैसिलिटी से आती हैं, वो यहाँ पे उनको लाके जब दोगे तो फिर सौदा तो बहुत महँगा पड़ जाएगा। इतना आसान वेंचर नहीं है। सो इसलिए ये वॉर ऑन द रॉक्स ने ये कहा है कि बैड डील है, इस तरफ जाना नहीं चाहिए, आप बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे। सो बहरहाल देखते हैं आने वाले वक़्तों में ट्रम्प क्या करता है, जैसे ही वो कुर्सी सदारत पे बैठ जाएगा, तो वो कितने बड़े-बड़े धमाके करेगा और किस तरह से वो पूरे जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को वो चेंज करने की बातें जो कर रहा है, क्या वो कर पाएगा? और अगर वो ऐसा करेगा, तो फिर जो हमारी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिन चीज़ों को हम राइट समझते हैं, जिनको रॉन्ग समझते हैं, वो सारी डिक्शनरी भी उलट जाएगी, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा और फिर एक chaos का एक नया लहर दुनिया में आएगी और फिर दोबारा से कोई वर्ल्ड वॉर अलग तरह ना हो जाए और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पे तश्कील देना पड़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है।